आज हम लोग टॉपिक 6 में द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। वैसे 3 क्लासेज इसमें हो चुका है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पुलिस का कितना महत्वपूर्ण रोल है कोर्ट के विभिन्न कार्यों के संपादन करने में, क्योंकि जो भी प्रकार का मामले मुकदमे आते हैं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन का कार्य, अन्य अन्य प्रकार का रिपोर्ट, ये सारे के सारे कार्य पुलिस के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं और तत्पश्चात उस पर सुनवाई होती है। संबंधित व्यक्ति को सजा आदि का प्रावधान रहता है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो यही कारण है कि इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कोर्ट किस प्रकार से पुलिस से मदद लेकर के और आदेश देकर और विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निष्पादन करते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना कि पहले जो व्यक्ति जिनके साथ घटना घटती है या होने वाली होती है, वो जाकर के जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं, अपना अपनी घटना के बारे में बताते हैं और उसके बाद उसको संबंधित पुलिस अधिकारी उसको नोट करते हैं, डायरी बनाते हैं, FIR दर्ज करते हैं। फिर उसके बाद चार्जशीट होता है। चार्जशीट के बाद ये चार्जशीट जब हो जाता है तो यह कोर्ट को सुपुर्द कर दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट उस पर आगे का यानी फर्दर आदेश जारी किया करते हैं। तो इस तरह से फिर उस पर उनको सूचना मिलती है, फिर संबंधित व्यक्ति को, और उसके बाद कोर्ट में हाजिर होना होता है। हाजिर वारंट जारी किए जाते हैं, नहीं हाजिर होने पर वारंट किए जाते हैं, फिर कुर्की जब्ती होती है। इन सारी तमाम बातों पर हम लोगों ने चर्चा की और फिर किसी भी प्रकार का कोर्ट के द्वारा जो संबंधित जिनके द्वारा ऑपरेंस होता है, घटना को अंजाम दिया जाता है, मुकदमे चलाए जाते हैं, उनको पकड़ धकड़ करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को ही आदेश देना पड़ता है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो इसलिए पुलिस बहुत हद तक कोर्ट से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से सारी बातों पर हम लोगों ने कोर्ट का भी रोल के बारे में चर्चा की थी, फिर पुलिस के बारे में चर्चा की थी। अब एक बात है सामने में कि रूल ऑफ लॉ, ये जो है कि नियम जो है, कानून जो है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप सबको ज्ञात है कि देश के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान है कि कोई भी नियम जो बनाए जाते हैं वो सबके लिए एक समान होता है। यह नहीं कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ जस्ट कास्ट, रिलीजन एंड रेस, अमीरी गरीबी, ये जो भी फैक्टर है उसके आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। नहीं, कानून की नजर में सभी एक हैं, सभी बराबर हैं और सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है। क्या है इंडियन द रूल ऑफ लॉ इज द एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेर वेरी क्लियर, स्पष्ट कर दिया था कि that all persons in independent इंडिया, स्वतंत्र भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी कानून की नजर में क्या है, बराबर है। सभी कानून के नजर में एक है, किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार के की घटना के लिए किसी भी प्रकार का जो मुद्दा आता है तो उसमें नियम सबके लिए एक समान होता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति होते हैं या फिर प्रभावी व्यक्ति होते हैं, दबंग व्यक्ति होते हैं, जहां तहां कुछ से कुछ बोलते भी हैं, लेकिन जब वो न्यायालय के समक्ष आते हैं तो उन्हें उसी दायरे में बात करना होता है जैसे सब, अन्यथा जज के द्वारा जो जजमेंट होगा उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी हस्ती को हम लोगों ने देखा है उदाहरण के रूप में कि बाहर में बहुत शेर की जैसे बात हो रही है, गरज गरज की बात कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, धमकियां भी पड़ रही हैं संबंधित व्यक्ति के बारे में, किंतु वही जब कोर्ट में जज के समक्ष हाजिर होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तो वहां पर लगता है उनकी भीगी बिल्ली बन गए हो, यानी एकदम डरे सहमे दीनहीन, असहाय, दुर्बल, इस प्रकार से अपने भाव भंगिमा और विचार कथन को व्यक्त करते हैं। तो इससे लगता है कि वास्तव में कि कानून की नजर में या कानून के समक्ष कोई प्रभावी व्यक्ति भी क्यों न हो, वह भी उसी प्रकार से एक्यूज्ड होते हैं, उसी प्रकार से दोषी होते हैं, वादी और प्रतिवादी होते हैं, जैसे एक साधारण अति साधारण व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से कानून की नजर में सभी समान होते हैं, बराबर होते हैं, यानी यही है रूल ऑफ लॉ, यानी नियम कानून जो है वह सबके लिए बराबर है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न अमीरी के आधार पर, न गरीबी के आधार पर, न फिर उच्च वर्ग के आधार पर, न निम्न वर्ग के आधार पर, यानी किसी भी प्रकार से इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, सबके साथ इक्वली नियम कानून होता है, और जो भी कोर्ट के द्वारा निर्धारण होता है उसमें यह नहीं देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने जो घटना को अंजाम दिया है वो है कितना पावरफुल व्यक्ति है या नहीं। यदि ऐसा रहता तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी आज जेल के सलाखों में हैं, और उन्हें अपने द्वारा जो गलत निर्णय हुआ या कार्य किए गए तो उनको जेल में सजा काटना पड़ रहा है। तो भाव यह है बताने का कि कानून की नजर में सभी बराबर है, कोई न तो छोटा है और न ही कोई बड़ा है। अब प्रश्न उठता है कि जब ये कानून नियम सबके लिए बराबर है, तब आगे का जो बहुत ऐसी बात आती है जिस पर कि अब वो किसी व्यक्ति के ऊपर, संस्था के ऊपर या फिर सरकार से संबंधित मामला ही क्यों न हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से भी वकील होते हैं, ठीक है ना, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूटर कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब क्या हुआ कि स्टेट की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, जिनको सरकारी वकील भी हम कह सकते हैं, हिंदी में उसको हम अभियोजक कहते हैं। तो ये अभियोजक क्या चीज है? ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, हियर द स्टेट इज द गवर्नमेंट और द सोसाइटी, अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो प्रेजेंट करता है, जो विभिन्न प्रकार के मामले होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको सरकारी वकील की ओर से जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे प्रस्तुत करता ही व्यक्ति को प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और चूंकि वह जन सामान्य के लिए होता है, सरकार के लिए होते हैं, सरकार के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की संज्ञा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, लोक अभियोजक कहा जाता है। ये लोक अभियोजक जो सरकार की ओर से वकील के रूप में होते हैं, विभिन्न प्रकार के मामलों मुकदमों को
कोर्ट के समक्ष रखते हैं ताकि उस पर गहन विचार विमर्श के बाद न्यायालय के द्वारा, जज के द्वारा उस पर निर्णय लिए जाते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के भी स्तर से होती है और राज्य सरकार के भी स्तर से होती है। जिला न्यायालय में या फिर ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी इस प्रकार की बात कोर्ट की स्थिति के अनुसार से संरचना के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी। उसका उनकी एक सूची तैयार की ली जाती है सरकार की ओर से और क्रमशः आवश्यकता अनुसार उनको नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात है कि अब ये इनके लिए आवश्यक है कि कम से कम वैसे व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो, कानून का ज्ञाता हो, कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य यानी वकालत का कार्य कर चुके हो। 7 वर्ष तक कम से कम वो एक अच्छे वकील के रूप में कार्य कर चुके हों, ऐसे व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट करते हैं। फिर उसके लिए विधान है, प्रक्रिया है, पद्धति है। फिर ऐसा देखा जाता है कि उसे सरकार की ओर से वो पैनल बना होता है, उसके आधार पर उनको आवश्यकता अनुसार अपॉइंट किए जाते हैं। किंतु इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आपको हम लोगों ने बताया था, आप लोगों को मैंने कहा था कि जो केसेज होता है, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल। तो सिविल कोर्ट में वो दीवानी आदि का मामला चलता है, मतलब धन दौलत आदि से संबंधित मामले मुकदमे होते हैं, जबकि फौजदारी जो है यानी क्रिमिनल केस कोर्ट, इसमें हत्या, अपहरण, लूट खसोट इस तरह का मामला आता है। तो इसके जो सर्वोच्च जज होते हैं, अधिकारी होते हैं सिविल के, वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट में यानी जिसमें फौजदारी से संबंधित फैसले होते हैं, उसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो सेशन जज कहलाते हैं। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज ही सामान्यतया आमतौर पर सेशन जज के रूप में भी होते हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में जाना जाता है। तो डीएम के बारे में भी हम लोगों ने कहा था कि रेवेन्यू कोर्ट के बारे में जब चर्चा हम लोगों ने की थी तो उसमें हम आपको बताए थे कि डीएम जो होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट को विधिवत रूप से देखता है और उस पर निर्णय लेता है। तो डीएम ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो जुडिशियरी के सर्वोच्च अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, उनसे वो परामर्श लेते हैं। उनके परामर्श के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की सूची या व्यक्ति को नामित करते हैं जिनको गवर्नमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या कार्य होता है कि कोर्ट के समक्ष सरकारी वकील के रूप में कार्य करने का कार्य, विभिन्न प्रकार के केसेज को प्रस्तुत करने का कार्य, खासकर से क्रिमिनल से संबंधित जो एक्यूज मामला होता है, एक्यूज होते हैं, उससे संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं उन पर चर्चा होती है, जज के सामने रखा जाता है और फिर उस पर निर्णय लिए जाते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी द्वारा। और कभी कभी देखा जाता है कि डीएम की ओर से जो सूची तैयार की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के परामर्श से वो लिस्ट तैयार किया, तो उस व्यक्ति की जो कम से कम एक्सपर्ट हो, जो 7 वर्ष तक कम से कम वकालत कर चुके हों और अच्छे कानून के जानकार हो, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो इसमें डीएम की भी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये टॉपिक 6 में द रोल ऑफ पब्लिक एंड द कोर्ट, और इसी में रूल ऑफ लॉ को हमने स्पष्ट किया, देखा, और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या फंक्शन होता है, ये कौन होते हैं,
इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे देखेंगे कुछ और यदि बचा हुआ है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर को भी अब लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगले दिन यानी जो कल हमारी चर्चा होगी तो देखेंगे जब विशेष कुछ अंश उसमें बचा हुआ है उस पर भी चर्चा होगी, और फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों को चिन्हित कर देंगे, उसको आप तैयार करेंगे। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मैसेज से हो, टेलीफोनिक टॉक बुक के माध्यम से हो, आप जानकारी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हम हमेशा आप लोगों के लिए हैं, और कोई भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखना है, और कोई जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होता है आप तुरंत हमसे बात करें, हम स्पष्ट करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।